जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा जाता है, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु विज्ञान और ये शायद 8वीं क्लास से चालू होता है, मुझे जहाँ तक लगता है वो पता कर लीजिएगा। हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, सो साइंस के अंतर्गत आता है। चलो शुरू करते हैं। बायोलॉजी, हमारे स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान मत दीजिएगा, हम जो बताते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। शब्द को देखिएगा, लेकिन ये मत देखिएगा कि कौन गलत है, कौन सा शब्द गलत है, हिंदी क्या गलत है। आप जो पढ़ा है उस पर ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। एक जंतु विज्ञान आज हम पढ़ने वाले हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, चलो हम जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। बहुत लोगों ने सेल का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने सेल का नाम नहीं सुना होगा। सेल होता क्या है? सेल, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल, कोशिका एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा होती है, जो एक शब्द उसी शब्द से निकला है कोशिका, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। और इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था वो पेड़ की छाल में कोशिका की खोज किया था। कौन से? पेड़ की छाल में। तो पता चला कि इन्होंने जो कोशिका की खोज किया वो मृत कोशिका थी, मारा हुआ कोशिका थी, पर कोशिका तो थी। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। हो गया। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका का विकासवाद का क्रम कैसा है, कैसे कैसे कोशिका के बारे में जानते हैं, कैसे पता चला कोशिका के बारे में, किसने क्या खोजा कोशिका के अंदर, तो उसको पहले हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले 1590 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, एच जेनसन और जेड जेनसन नाम के। एच जेनसन और जेड जेनसन नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज किया, लेकिन इनका जो माइक्रोस्कोप था आजकल के माइक्रोस्कोप की तरह उन्नत माइक्रोस्कोप नहीं था। वाजिब है कि पहले का माइक्रोस्कोप उतना खोजा गया नहीं होता, जैसे जैसे बना लिया उन्होंने, लेकिन माइक्रोस्कोप की खोज की। इसी क्रम में आगे जाके 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी पेड़ की छाल में। फिर 1831 ईस्वी में, सही है, 1831 ईस्वी में, सब नहीं, ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। और इन्होंने जो जीवित कोशिका की खोज किया था वो नाखून के अंदर जो होता है ना, वो परत, इसके अंदर, उसके अंदर जो मैल निकाल के उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज किया ल्यूवेनहॉक ने, मृत कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, दो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। उन्होंने भी माइक्रोस्कोप की खोज की थी, जैसे कि एच जेनसन और जेड जेनसन ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थोड़ा और अच्छे से काम करता, वैसे माइक्रोस्कोप की खोज की थी नॉल और रॉस्का नामक वैज्ञानिक ने। किन्होंने? नॉल और रॉस्का। नॉल और रॉस्का, इनॉल और रॉस्का नामक वैज्ञानिक ने
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन स्कोप। इन्होंने जो खोज किया वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज किया। कौन? नॉल और रस्का ने। तो हम जान गए कि ऐसे ऐसे काम करके हुआ, और ऐसे ही करके आगे जाके और खोज होती गई होती गई। तो कोशिका के क्रम में ये सब जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। वैसे तो बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन और जानने के लिए अभी उतना पर्याप्त पता नहीं होता है कि अभी इस क्लास में और जाने। बहुत जानने के लिए और आगे वाले क्लास आना होता है, जैसे 9th क्लास में जाना जा सकता है। तो उस क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जब ये कोशिका का विकास का क्रम था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोशिका होती क्या है। कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था, जो मृत कोशिका थी, उन्होंने कोशिका के छाल में क्या था, उन्होंने नाम दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। कोशिका जो होता है वो, जैसे कि हम मान सकते हैं, ये यूनिट होता है हमारी बॉडी जिससे बना होता है, जो शरीर बना होता है, वो इकाई होता है, कोशिका कहलाती है। उसकी इकाई कोशिका कहलाती है। जैसे पेड़ पौधा जिस भी चीज से बना है, उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। एग्जाम्पल से हम मान सकते हैं कि एक घर बनाने में एक ईंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक ईंट बना करके, एक ईंट और ईंट बना करके हम एक पिलर बना देते हैं, ठीक है। इसी पिलर से ईंट होता है, और ये ईंट, बहुत सारे ईंट बना के हम पिलर बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके और जोड़ करके बहुत सारे से हम धीरे धीरे घर का निर्माण कर देते हैं। तो इस संदर्भ में ये जो घर बना है, उसके संदर्भ में इकाई ईंट है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कोशिका जो होती है, ठीक उसी प्रकार जब हमारे बॉडी जिस चीज से बना है, उसमें सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है, हमारी बॉडी की इकाई कोशिका कहलाती है, ठीक। उसके बाद हम आगे जानते हैं कि कोशिका जो होती है, जैसे कि ईंट से पिलर बना, ठीक उसी प्रकार कोशिका से उत्तक बनती है, ठीक। कोशिका से मिलकर उत्तक बनती है। फिर उत्तक से अंग का निर्माण होता है। उत्तक से अंग का निर्माण होता है, और अंग से बॉडी का निर्माण होता है, ठीक। तो ऐसे जैसे कि हमारी बॉडी है, बॉडी कोशिका से बना है, कोशिका से उत्तक बना है, उत्तक मिलके अंग बना है, अंग मिलके बॉडी बना है। तो कोशिका उत्तक अंग बॉडी, ऐसे करके हमारा कोशिका मतलब बनता है, ठीक है, मतलब बॉडी बनता है। अब हम समझेंगे कि कोशिका के अंदर जिस प्रकार हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग मिलके एक फैमिली का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर कोशिका अंगक होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोशिका है, उसके अंदर कोशिका अंगक के रूप में गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे चीज मतलब अंगक रहते हैं एक कोशिका के अंदर। और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए
एक कोशिका झिल्ली नामक परत होती है। जैसे गार्ड होता है ना हमारे तो कहीं घर के पास लगा हुआ जो सुरक्षा करता है घर का, ठीक उसी प्रकार ये कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और पेड़ पौधा में इसके ऊपर एक और झिल्ली होती है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। पेड़ पौधे में अतिरिक्त झिल्ली होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति। और जंतु सब कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है जो एक ही परत होता है, सिर्फ वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो ये हो गया। आगे हम जानते हैं, उससे पहले हम चाय पी लेते हैं। आइए हम जानते हैं कि गोल्गी काई क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य क्या है, गोल्गी काई का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, केंद्रक का क्या काम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। तो ये जानते हैं। इसको जानने से पहले कुछ फैक्ट की बातें जान लेते हैं। जैसे कि कुछ फैक्चुअली बातें के अंतर्गत सबसे बड़ा कोशिका ओवरऑल शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका होता है। किसका? शुतुरमुर्ग अंडा सबसे बड़ा कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा का कोशिका सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। उसके बाद शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा कोशिका। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा कोशिका या सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका कहलाती है। न्यूरॉन सबसे लंबी, न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। सारे बातें पढ़ेंगे तो सब जानेंगे कि ये सब क्या होता है, लेकिन ये फैक्ट के रूप में अभी याद रखना जरूरी है। फिर जानेंगे कि सबसे बड़ा शरीर के अंदर सबसे बड़ा कोशिका कौन सी होती है? जनन कोशिका। सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है? हम जानेंगे कि सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है। तो ओवा सबसे बड़ा जनन कोशिका होती है, सबसे बड़ी जनन कोशिका। उसके बाद शरीर के अंदर सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। ओवा को अंडाणु भी बोलते हैं और शुक्राणु मेल के जो जनन कोशिका होती है उसको शुक्राणु बोलते हैं। ठीक, सबसे छोटी जनन कोशिका। ठीक, उसके बाद एक और बात जानने लायक है कि शुतुरमुर्ग का हो गया माइकोप्लाज्मा, न्यूरॉन, ओवा, शुक्राणु। चलो शुरू करते हैं। फैक्ट की बातें हो गया, बस इतना ही जानना और कोई जरूरी नहीं होती है, तो फैक्ट की बातें इतना याद रखना जरूरी है।
उसके बाद हम जानेंगे कि कोशिका के अंगक के अंदर, ये जो कोशिका है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक केंद्रक। तो ये सब के अंदर एक द्रव होता है, ठीक। उस द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव, ठीक। फिर केंद्रक के अंदर भी एक द्रव होता है जिसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। कोशिका, ये सब जितना अंगक है उसके अंदर, उसके बाहर में ये द्रव होता है, कोशिका के अंदर द्रव होता है जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं। फिर केंद्रक जो बोले हैं हम, उसके अंदर भी द्रव होता है जिसको केंद्रिका द्रव बोलते हैं। ये द्रव का काम होता है, ये द्रव का क्या काम होता है कि एक दूसरे में फ्रिक्शन नहीं लाना, ठीक है, एक दूसरे से टकराए नहीं। टकराएगा तो इसमें लाइसोसोम भी है। लाइसोसोम का एक गुण है कि वो, उसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम में अगर लाइसोसोम टकरा जाए, अगर इस द्रव नहीं हो तो लाइसोसोम फूट जाएगा। और लाइसोसोम के अंतर्गत एंजाइम होता है जो सारे में फैल जाएगा और सारे को भी नष्ट कर देगा। लाइसोसोम जब फूटता है तो अपने साथ साथ दूसरे अंगक को भी नष्ट कर देता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डुवे ने की थी। किसने की थी? डी डवे कहे या डुवे कहे, जो कहे आप पे डिपेंड करता है। फिर एक है राइबोसोम, ये एक अंगक तो बता दिए, उसके बाद एक अंगक है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक राइबोसोम 70S प्रकार के होता है, एक 80S प्रकार के होता है। 70S राइबोसोम हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है 70S राइबोसोम। और 80S राइबोसोम हम लोगों में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद जो है राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है। प्रोटीन निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन निर्माण। और राइबोसोम का खोजकर्ता जो है वो राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन नामक एक व्यक्ति थे, या रॉबिन्सन नामक विद्वान ने पेड़ पौधा में राइबोसोम की खोज सबसे पहले की। कौन की? पेड़ पौधा में राइबोसोम की खोज पेड़ पौधा में सबसे पहले रॉबिन्सन नामक विद्वान ने की। किसने की? रॉबिन्सन, ठीक। उसके बाद जंतु कोशिका में भी राइबोसोम की खोज की गई। तो जंतु कोशिका में जो राइबोसोम की खोज की गई वो पैलाडे नामक विद्वान थे। पैलाडे ने जंतु में राइबोसोम की खोज की, और रॉबिन्सन ने राइबोसोम की खोज पेड़ पौधा में की, ठीक है। राइबोसोम के ऊपर जो होता है वो झिल्ली नहीं होता है। झिल्ली का काम क्या होता है? बताया था कि सुरक्षा का काम करता है झिल्ली, ठीक। लेकिन राइबोसोम ऐसा कोशिका अंगक है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं होता है, ठीक है। तो झिल्ली विहीन होता है। कैसा होता है? झिल्ली विहीन। ये इसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करे इसको, ठीक। अब अगला हम जानेंगे, अगला जानेंगे एंडोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है वो भी कोशिका अंगक है। अंतः प्रद्रव्य जालिका ये नाली के समान इस प्रकार होता है, ठीक है। अंतः प्रद्रव्य जालिका के दो भाग होते हैं, ठीक। एक खुरदुरी भाग होती है, अंतः प्रद्रव्य जालिका के दो भाग होते हैं, एक खुरदुरी होती है और एक चिकनी होती है। खुरदुरी अंतर प्रद्रव्य जालिका के पास राइबोसोम सटा होता है, राइबोसोम, ठीक, जिसके बारे में हम अभी बताए। राइबोसोम जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका के पास होती है, वो प्रोटीन का निर्माण करने में वो भी सहायक है, ठीक, क्योंकि वहां पे राइबोसोम पाया जाता है। वहीं चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका वसा का निर्माण करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने में सहायक है। कौन? चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक। उसके बाद हम इसके बारे में और जानेंगे कि ये जो होता है अंतः प्रद्रव्य जालिका, वो केंद्रक जैसे कि केंद्रक है, जो केंद्रक का काम सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका के जितने भी अंगक है उस पर नियंत्रण करने का काम करता है। उनको बताता है कि क्या करना है, कब कोशिका मतलब जो होता है लाइसोसोम को फटना है, कब नहीं फटना है, ये सब की जानकारी कोशिका के अंदर केंद्रक देता है, ठीक है। तो केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक ये सटा रहता है अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका जो होता है केंद्रक से लेकर, और ये कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होता है, ये कोशिका अंगक सबको जो सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली, उस वहां तक सटा रहता है अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक। तो इसके बारे में हम ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे लाइसोसोम के बारे में बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दिया। अब हम जानेंगे केंद्रक। केंद्रक केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव भी रहती है, ठीक है, ये हम बता दिए। केंद्रक का काम क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण करना, कोशिकीय नियंत्रण, कोशिकीय नियंत्रण का काम भी केंद्रक करता है, ठीक है। और लाइसोसोम को ऑर्डर प्रदान करता है, लाइसोसोम को ऑर्डर प्रदान करता है। ये सब काम होता है केंद्रक का, ठीक। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका भी होती है, ठीक, केंद्रित के अंदर केंद्रिका भी होती है। और केंद्रक की खोज ब्राउन नामक विद्वान ने किया था, ब्राउन ने केंद्रक के खोज किया था, ठीक है। और केंद्रक की खोज 1831 में ब्राउन ने किया था, ठीक। उसके बाद हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय शोषण होता है। क्या होता है? कोशिकीय शोषण। ये क्या होता है कोशिकीय शोषण? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है सारे जगह, हमारे मस्तिष्क को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हमारे बॉडी में सारे जगह ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और कोशिकीय शोषण, वही शोषण का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी का निर्माण करके, 38 एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज हम जो भोजन खाते हैं उससे हमें
सारे बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स एक विद्वान थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है क्रेब्स साइकिल। यही क्रेब्स साइकिल एक जटिल प्रक्रिया है, वो बाद में समझेंगे हम, लेकिन तब तक आप याद रखिए क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये सब बाद में जानेंगे। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। कोशिकीय शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, अब हम जानेंगे और एक बात, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? लाइसोसोम, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, उसके बाद केंद्रक, केंद्रक के बाद और क्या पढ़ना था हमें? केंद्रक के बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज और बाकी रह गया है, गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो होता है वो पैकेजिंग, इसका काम होता है पैकेजिंग का, श्रावण का, सेक्रेशन जिसे बोलते हैं, श्रवण जिसे सेक्रेशन बोलते हैं, SEC, जो भी होता है इसका स्पेलिंग। श्रवण का यानी सेक्रेशन का, बाहर तब बाहर निकालने का, पैकेजिंग का। ठीक, उसके बाद स्टोरेज का, पैकेजिंग करने का, श्रवण करने का, स्टोरेज करने का, ये काम होता है गोल्जी बॉडी का। ठीक, गोल्जी बॉडी को गार्ड सेल भी कहते हैं। ठीक, लाइसोसोम जो हमने पढ़ाया था, लाइसोसोम को के निर्माण में, लाइसोसोम जो बनता है उसके निर्माण में गोल्जी बॉडी का अहम योगदान होता है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? लाइसोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी मदद करता है। ठीक, और गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी नामक विद्वान ने इसका खोज किया था, और इसका नामकरण टी बेंडा नामक विद्वान ने दिया था। खोज तो किया था गोल्जी बॉडी का कैमिलियो गोल्जी ने, लेकिन इसका नामकरण टी बेंडा ने इसका नामकरण किया था। ठीक, और कुछ जानना बाकी है? नहीं, तो चलो आगे वीडियो में आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक, तो लाइक करना। जय हिंद।